विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते। मैं भले ही फेल हो गया 2 बार, 2 कुछ स्टेजेस पे, लेकिन पापा मेरे हर एग्जाम में पास हुए वो। How is your relationship with Pranay? इस Yes, तरह so से he has been a really good mentor for me. मतलब हमेशा अवेलेबल रहना, जो भी डाउट हो, नॉट ओनली रिलेटेड विद ऑप्शनल, बट ऑल्सो प्रिपरेशन रिलेटेड अगर कोई डाउट आ रहा है, सो दैट ऑल्सो ही वॉज वेरी काइंड इनफ to address that those all my issues that I ever felt in this preparation. So that was really great. So that is really a genuinely a student mentor relationship. So he is a mentor for me, not only for the preparation but in my other problems that I faced during this preparation. जब मैं दूसरी तरफ था तो मुझे लगता था कि यार ये लोग कैसे हैं, मतलब तो मैं वही कहना चाहूँ, सारे लोग नॉर्मल हैं, मतलब एकदम सही। सेम है, सब लोग एंजॉय करते हैं। हाय, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, कैसे हैं निर्देश? सर मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? आई एम गुड। हार्दिक शुभकामनाएं बेटा आपको। बहुत बहुत Congratulations once धन्यवाद, again। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। सर सेम है सर। सो अभी आप आ गए, गुड़गांव आ गए बेटा वापस? हाँ जी सर, मैं वापस आ गया हूँ अभी, वही कंपनी ज्वाइन करनी थी तो बात। और आप अपना वो कब दे रहे हो वहां पे, मतलब हाँ सर, रेजिग्नेशन? रेजिग्नेशन नेक्स्ट वीक में डाल रहा हूँ। सो अच्छा। यस, मंथ एंड आई विल देन रिजाइन। और घर पे क्या माहौल है? सर घर पे सब बहुत खुश हैं, काफी सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया, और उसी खुशी में मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो एक स्टेज के बाद मैं सोच रहा था कि मतलब कैसा लगेगा एग्जाम के बाद, तो मतलब मेरे सिलेक्शन से ज्यादा मुझे खुशी इस बात की हो रही थी उस समय कि घर वालों को कितनी खुशी है मेरे सिलेक्शन से। तो बस सही। उस खुशी में मैं बहुत ज्यादा खुशी और सुकून बहुत ज्यादा फील किया। तो काफी मतलब सब खुश हैं, सारे लोग बहुत एंजॉय किए, बहुत ज्यादा एंजॉय। मैंने आपके व्हाट्सएप पे भी देखना, आपकी दादी जी के साथ आपने डाली थी फोटो, है जी जी वेरी जी स्वीट। सर। यस सर। और चलो हम थोड़ी देर हम लोग बात करेंगे, है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आप मेरे को ये बताओ निर्देश बेटा कि आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपने ये रिजल्ट सर देखा आपका? हाँ, तो सर मैं ऑफिस में ही था जब मेरा रिजल्ट आने वाला था, और पता लग ही रहा था कि आज आएगा, रिजल्ट आएगा, तो हाई लाइकली है। तो ऑफिस में तो मन लग नहीं रहा था मेरा, काम बिल्कुल एकदम काम में मन नहीं लग रहा था। तो आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर पीडीएफ कि कहीं से तो कुछ तो आएगा, मतलब टेलीग्राम सर्च किए जा रहा था मैं बार बार, वेबसाइट चेक कर रहा था कि वेबसाइट रुकी कि नहीं रुकी, क्योंकि अक्सर होता है कि रुक जाती है वेबसाइट उस समय। तो बट मैं फिर फ्रस्ट्रेट हो गया वेट करते करते, फिर मैंने इंटरनेट बंद कर दिया, मतलब मैंने कहा कि अब मैं नहीं देख रहा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। बट आउट ऑफ द ब्लू माय फ्रेंड कॉल्ड मी, और वो पटेल नगर में रहता है, तो मुझे कॉल उठाते हुए लग रहा था कि कुछ पॉजिटिव ही है, वरना तो ये करेगा नहीं कॉल, थोड़ा टाइम देगा। तो फिर मैंने कॉल उठाया एंड ही सेड कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, 360 रैंक आया है तेरा। तो यस। अब मैं उस समय रिएक्ट कुछ कर नहीं पाया, मैंने फोन रखा। मेरा एक दोस्त है ऑफिस में ही, जो मेरे साथ काम करता है मेरी टीम में, तो मैंने उसको फोन दिया, फिर पीडीएफ खोल के मैंने कहा यार तू चेक कर एक बार, ये रोल नंबर है मेरा, एक बार खुद ये आपकी ऐसा है। हिम्मत नहीं हुई? हाँ, मैं खुद नहीं, मैं कहा तू एक बार देख ले एडमिट कार्ड में। उसने फिर चेक किया एंड हाँ। आई जस्ट वेंट, और आई क्राइड। आई फर्स्ट रिएक्शन वाज बिकॉज इट वाज कि मतलब मैं कब से सोच रहा था, एंड लास्ट टाइम इंटरव्यू तक गया और फिर उसके बाद फेल हुआ, फिर वापस लगना, तो ये बहुत टायरिंग जर्नी थी। तो मतलब ऑल द फीलिंग्स जस्ट केम आउट ऑफ मी, एंड बिल्कुल। इट टुक 5 मिनट लगे मुझे इस सबको पूरा वो करने में, सही सिंक थोड़ा बहुत वो हुआ। फिर मैंने पापा को फोन किया एंड आई कॉल्ड हिम कि पापा वो हो गया, 360 रैंक आ गई है। एंड देन ऑल्सो लाइक इट वाज इमोशन से भर चुके थे हम दोनों ही तरफ। सो इट वाज लाइक माय फादर वाज, वो कह रहे थे कि बेटा लास्ट टाइम जब तेरा रिजल्ट आया था तो हम इस वजह से परेशान थे, उदास थे और थोड़ा इमोशनल थे कि तेरा हुआ नहीं फाइनल लिस्ट में, और इस बार हम इस वजह से थोड़ा सा इमोशनल है कि तेरा हो गया है। तो द सही फीलिंग है। वाज सेम, बट इस बार खुशी के थे, बस ये रीजन था। तो इट वाज द बेस्ट फीलिंग आई वुड एवर हैव, मतलब ऐसा था, बहुत मजा आया देख के। और आपके माता पिता ने भी तो आपकी जर्नी देखी है ना, आपको जी घिसते हुए देखा है इतने सालों तक। जी कितने साल लग बिल्कुल गए वैसे टोटल? सर। तो मैं 2020 में ग्रेजुएट हुआ,
तो Yes. तभी मैंने सोशियोलॉजी का ऑप्शनल आपके साथ मैंने कोचिंग किया था। उसी समय कोविड का टाइम था, सो वर्क वहीं से घर से कर रहे थे हम लोग ज्वाइन, एंड हम लोग कॉल पे बात करते थे उस समय। तो Yes. तो 2020 से या फिर 21 का अटेम्प्ट मैंने दिया, तो प्रीलिम्स नहीं हुआ मेरा। तो इट वाज अ मेजर सेटबैक, पहला ब्लो। तो मुझे लगता था, पहले लगता था कि इतना अटेम्प्ट थोड़ा ना लगता है यूपीएससी में, तो वो धीरे धीरे यूपीएससी नीचे लेके आया, हाँ, हम्बलनेस की तरफ लेके आया, कि मैंने देखा कि मतलब अच्छा ठीक है, प्री फेल हो गया मैं। फिर प्री के बाद संभल पाना, फिर वापस मैं दिल्ली शिफ्ट कर गया। ऑप्शनल मेरा हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, बट इट वाज कि अब मुझे अपने एंड पे करना है चीजें, आंसर राइटिंग करनी है और ये सब। तो मैं दिल्ली yes. शिफ्ट हो गया, लाइब्रेरी ज्वाइन किया पटेल नगर में, एंड देन द थिंग्स वेंट ऑन फॉर होल कंप्लीट 1 ईयर। फिर उस समय वही सुबह उठना, शाम को जाना, लगातार पढ़ते रहना, वो सब किया। वो उसके बाद फिर मैंने 22 का अटेम्प्ट दिया। तो जी, 22 का अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स काफी अच्छे से क्लियर हुआ, फॉरेस्ट भी क्लियर हुआ काफी अच्छे से। फिर उसके बाद मेंस का एग्जाम हुआ, 22 वाला मेंस दिया मैंने। एंड देन 22 का इंटरव्यू कॉल आया, फिर उसके बाद वो फेल हुआ। फिर 23 का प्री दिया, 23 का इंटरव्यू कॉल, एंड देन दिस इज, सो ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गए हैं अभी 2020 से ग्रेजुएट हुए। नाना करते करते कैसे टाइम बीत जाता है इस प्रिपरेशन में, पता नहीं लगता बिल्कुल है। सर, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है अभी कल ही मिले थे हम लोग, क्लास कर रहा Yes. था मैं। बिकॉज द थिंग इज, टाइम तब पता लगता है जब चीजें चेंज होती हैं। तो Yes. चीज वो सेम रिपीटेटिव चलता जा रहा है, तो वो मंथ जो होते हैं वो दिन में क्लब हो जाते हैं, और वो ऐसा चलता है, वो कई मंथ्स वीक बन जाते हैं, तो वो उस तरह चलता है प्रोसेस पूरा। निर्देश, आप अपना डेली रूटीन क्या रखते थे, दोनों टाइम का बताना। जब हाँ। आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे थे एंड देन यस जब सर। आपने इस अटेम्प्ट से पहले जॉब ज्वाइन कर ली, तो उसके साथ में कैसे टाइम मैनेज करते थे, दोनों का यस बताइए। सर। जी। तो सर, जब मैं फुल टाइम कर रहा था, जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ, तो हम्म, मेरा सब कुछ हो चुका था। मैंने ये कोचिंग कर ली थी, सोशियोलॉजी की कोचिंग भी हो गई थी, जीएस मेरा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था, मैंने 2020 में कर लिया था। सो हम्म, उसके बाद फिर मेरा ये रहता था कि सुबह उठना रहता था, अराउंड 7 AM में उठता था, 7-7:30। एंड देन द वेरी फर्स्ट थिंग वॉज कि नहाए धोए फ्रेश हुए, सीधे लाइब्रेरी जाना है। उठे, हम्म, लाइब्रेरी गए, रास्ते में नाश्ता किया, बस लाइब्रेरी में गए। देन हम्म, आई यूज टू स्टडी देयर, कि अब वो रूटीन बना रखा था पूरा, कि पहले मंथली टारगेट्स, देन वीकली टारगेट्स, देन डेली टारगेट्स, कि इस घंटे से इस घंटे के बीच में ये करूंगा, फिर लंच तक ये करूंगा, लंच के बाद ये करूंगा, देन ये करूंगा। एंड एक पूरा सेट पैटर्न था, तो वो मैं फॉलो करता था। एंड लाइब्रेरी में मैं अराउंड 10 PM तक रहता था रात के। बट इस पूरे पीरियड में ऐसा नहीं था कि लगातार पढ़ता था, जो कि बिल्कुल। पॉसिबल भी नहीं है ह्यूमनली। तो बीच बीच में वो होता था कि थक गए तो कुछ यूट्यूब पे देख लिया, मतलब जो भी एंटरटेनमेंट करना है, कुछ मोटिवेशनल टॉक्स देख लिए, तो वो हम्म, करते हैं। तो ये करता था, और रहता मैं, लेकिन मैं इंश्योर करता था कि टाइम मेरा पूरा लाइब्रेरी में ही रहे, क्योंकि वो पीयर प्रेशर रहता था मेरे आसपास, तो उससे फिर हम्म, मैं पढ़ता रहता था। और दिल्ली आने का एक फायदा ये हो गया था मुझे, कि मेरा फ्रेंड सर्कल वैसा हो गया, जो लोग हम्म, इंटरव्यू दे चुके थे, तो वो छोटी छोटी चीजें जो मुझे उन्होंने बताई, वो बहुत हेल्पफुल रही। तो उस समय तो मेरा बिल्कुल। रूटीन यही रहता था कि पूरा लाइब्रेरी में है, फिर जो खाली टाइम मिल रहा है इन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं, देन उसको हम्म, अप्लाई कर रहे हैं। सो ये थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो गया। तो इफेक्टिवली अगर मैं बताऊं, तो अराउंड 8 आवर्स स्टडी हो जाती थी डेली बेसिस पे, 8 to 8.5 आवर्स स्टडी हो जाती थी। गुड, जब मैं, कंसिस्टेंटली। हाँ कंसिस्टेंटली, मतलब नो संडे नो सैटरडे, ऐसा एकदम कभी मैं नहीं देखता था कि, इनफैक्ट मतलब मुझे एक्चुअली ये लगता था कि तैयारी करने में मजा आने लग जाता है एक स्टेज के बाद। ऐसा होता है कि देन यू डोंट सी कि मतलब क्या हो रहा है, बस कर रहे हैं, हाँ एंजॉय कर रहे हैं, कुछ हो रहा है इवेंट, तो अच्छा क्यों, मुझे पता क्यों नहीं है, क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाती है वो। बट ये करते करते क्या होता था कि मंथली मैं एग्जॉस्ट हो जाता था, अराउंड बिल्कुल। 1.5 मंथ्स पे या फिर 1 मंथ पे। तो उस समय मैं कंप्लीट डे आउट कर लेता, एक पूरा दिन का छुट्टी मारा, दिल्ली में कहीं घूम लिए। तो ये मैं प्लान करता था कि अब एकदम नहीं पढ़ूंगा इस समय। अब जब नहीं पढ़ता था तो रिग्रेट होता था, देन अगले दिन से फिर से वापस ट्रैक पे आ जाती थी कहानी। तो हाँ, कुछ इस तरह रहता था पूरा रूटीन। तो ये मैंने फॉलो किया कंप्लीट 1 ईयर। फिर तो प्री क्लियर हो गया। तो उसके बाद ये थोड़ा और रिगरस हो गया, क्योंकि उस समय फिर आंसर राइटिंग हो गया, दिन में पेपर्स लिखना, लाइब्रेरी पेपर्स लिखना। तो उस समय थोड़ा सा बढ़ गया था यही, मतलब ये जो 8 घंटे थे वही 11-12 पहुंच चुके थे। लिखते थे, पढ़ते थे, वैल्यू ऐड करते थे, तो ये सब रहता था। एंड देन जैसे ही मेरा मेंस हुआ, तो मेंस के बाद मैंने तुरंत मेरे पास 1 महीने में घर गया। फिर उसके बाद मैंने सोचा था कि क्या करना चाहिए, तब मैं जॉब ले ली थी मैंने, मतलब आया मैं वापस दिल्ली, फिर मैंने यस। अप्लाई किया।
तो डेटा एनालिटिक्स में मेरे को ईएक्सएल सर्विसेज एक कंपनी है, प्राइवेट ईएक्सएल सर्विसेज बेस्ड इन गुड़गांव, एंड वो वर्क यस। फ्रॉम होम था। तो उसमें मेरा इंटरव्यू हुआ एंड बाय गॉड्स ग्रेस वो मेरा ज्वाइन हो गया था, डिस्पाइट बीइंग कि मेरा 2 ईयर का बैक हो गया था, मतलब लैग हो गया था करियर में। तो उसमें ज्वाइन कर लिया मैंने, एंड इट वाज वर्क फ्रॉम होम, तो प्रिपरेशन साथ में चलता रहा। इट वाज नॉट दैट हार्ड टू मैनेज एट दैट टाइम। तो अब उस समय इंटरव्यू कॉल भी आ गया था, तो मैंने ये भी सोचा था कि थोड़ा एज भी कम है, जॉब भी रहेगी, तो इंटरव्यू में जाऊंगा, मार्क्स अच्छे आएंगे, तो ये सोच के भी रखा था। बट इंटरव्यू में स्कोर 150 आया मेरा, तो मतलब वो एकदम मेरी थिंकिंग के अगेंस्ट चला गया। तो उस समय तो रूटीन ये रहता था। बट ये तो मेरा फुल टाइम था, तो फुल टाइम में ठीक ठाक पढ़ाई करता था उस समय। तो उसी ने मेरा एक फाउंडेशन बना दिया कि मैं जॉब के साथ मैनेज कर पाऊं, क्योंकि उस समय मैंने अपने आप को इस तरह प्रिपेयर कर लिया था कि यार अगर इस अटेम्प्ट के बाद मुझे जॉब लेनी पड़ी तो मेरे पास सारा कुछ प्रिपेयर्ड होना चाहिए। मेरे पास सारे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर्ड थे। सोशियोलॉजी में हर चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं उसके हिसाब से सारे मैंने नोट्स प्रिपेयर करके बना लिए थे अपने। और इसमें हम लोग शायद आगे बात करेंगे तो मैं बता दूंगा इसका प्रोसेस। तो उसमें मैं आपने पहली क्लास में बताया था, मुझे हमेशा बताते थे आप क्लास में कि आपके नोट्स जो बल्की हो गए थे क्लास नोट्स, उनको आप कहते थे कि ये तो बेटा फर्स्ट हैंड रनिंग नोट्स है, इनको यस। कंबाइन करना है आपको अपने सोर्सेस के साथ, एंड देन यू हैव टू मेक दो शॉर्ट नोट्स टॉपिक वाइज। तो वो यस। मैंने काम कर लिया था अपना, उसी एक जो प्रिपरेशन मैंने कंप्लीट की थी पूरा रुक के। तो अब मेरे पास सिचुएशन ये हो गया था कि मेरे पास वन नोट में मेरा सारा मटेरियल था, मतलब आई वॉज हैविंग एवरीथिंग कि मेंस के सिलेबस वाइज सारी चीजें थी, वो था। तो इट वाज जस्ट कि रिवाइज करना है एंड देन पेपर लिखना है, तो चीज इसी पे रह गई थी कि रिवाइज करो, लिखो, देन ये मेरा जॉब के साथ मैनेज करना इजी हो गया थोड़ा। And this एंड was not only for sociology but also for your GS. एवरीथिंग सर, मतलब सारी चीज का मेरे पास मटेरियल था, सब टॉपिक्स का मैंने कुछ कुछ बना लिया था कि एटलीस्ट जैसे ही क्वेश्चन आए तो मेरे पास ब्लैंक नहीं होना चाहिए, आई शुड हैव समथिंग, बाकी तो लिखते वक्त याद आ जाएगा। सो इट वाज माय थिंकिंग कि मतलब डेटा होना चाहिए, कमिटी होनी चाहिए, कुछ कुछ जो फॉर्डर मटेरियल है वो होना चाहिए, हर टॉपिक से रिलेटेड, सब टॉपिक से रिलेटेड। तो उसने मेरी बहुत हेल्प की इस चीज ने। और सोशियोलॉजी में थिंकर्स, हर टॉपिक से रिलेटेड थिंकर्स, वो सारे मैंने लिख रखे थे। तो देन इट Yes. बिकेम क्वाइट मैनेजेबल along with the job as well. And given that job work from home था, so I was getting pretty much time over there. But अभी इस अटेम्प्ट में तो आप जॉब के लिए ऑफिस जा रहे थे ना? हाँ, इस अटेम्प्ट में मैं जा रहा था। तो मैंने सर अब ईएक्सएल ज्वाइन किया, एंड इट वाज आई वाज गोइंग थ्रू ये जो अपना मेरा 22 का अटेम्प्ट चल रहा था, साथ में ईएक्सएल चल रहा था जॉब। घर घर से काम कर रहा था, तो पटेल नगर से ही मैं काम कर रहा था उस समय। तो एंड देन मेरा रिजल्ट आया 23 मई को 2022 का। एंड मैं मतलब तो थोड़ा सा यहाँ पे वो होता है कि पहली बार होता है जिसका, तो पहली बार इंटरव्यू मैंने दिया, पहली बार मेंस लिखा, पहली बार इंटरव्यू हो गया, दूसरी बार ही अटेम्प्ट दे रहा था। तो मैं सोचा कि अरे यार अब तो हो ही जाएगा, मतलब Yes. ऐसा होता है ना, क्योंकि कंपेयर करने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास, मुझे लगता है जो मैंने किया वो बेस्ट किया है। तो बिल्कुल। ऐसा लगता, तो मैं पढ़ाई ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा वो हो गया था उसके प्रति, मतलब बहुत ज्यादा सीरियस नहीं रह रहा था, मैं जॉब में काम कर रहा था। एंड इवन आई हैड डिसाइडेड कि अगर नहीं होगा तो मैं अटेम्प्ट स्किप कर दूंगा और जॉब कंटिन्यू कर लूंगा। तो ये इस तरह प्लान के साथ में चल रहा था। बट जो 23 मई का जो दिन आया, एंड आई वॉज ऑन दैट क्लाइंट कॉल, और मेरा रिजल्ट आया, मेरा नाम नहीं था उसमें। एंड फिर उसके बाद वो कॉल पे क्या हुआ मुझे नहीं पता, मतलब डिस्कशन क्या चल रहा था कुछ नहीं। एंड वो मतलब मेरे लाइफ का लोएस्ट था, मेरे लाइफ का लोएस्ट मोमेंट था जो मैंने हिट किया। एंड एकदम मैं मन नहीं हो रहा था कि एग्जाम दूं कि नहीं दूं, क्योंकि मैंने एक भी मॉक पेपर नहीं लगाया था इस बीच, मतलब मैं लगा ही नहीं, क्योंकि मैंने सोचा था कि ठीक है। हो जाएगा ये तो, और वरना मैं अटेम्प्ट स्किप करूंगा। तो मैं मॉक पेपर लगा नहीं पाया कुछ भी। लेकिन क्या हुआ फिर, माय फादर मतलब ही हैज ग्रेट रोल टू प्ले इन माय सक्सेस और इन माय जर्नी एज अ होल। सो ही वाज, मतलब मैं ऐसे रात को 12 बजे, 1-1 बजे उनको फोन करता था आफ्टर दैट, तो 23 में, एंड आई जस्ट यूज टू क्राई बाय टॉकिंग टू हिम कि पापा नहीं। ही वाज लाइक, कहते थे कि यार तू रो क्यों रहा है, मतलब तू सब कुछ अच्छा तो कर रहा है, मतलब जॉब कर रहा है तो वो कर रहा है, सब अच्छा हो जाएगा। एंड ही सेड टू मी कि निर्देश तू ये अटेम्प्ट दे दे जाके, 3 दिन बाद ही संडे था, एंड फोर्थ डे, बोलते तू कल छुट्टी ले ले ऑफिस से और अटेम्प्ट दे दे, और मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तू अटेम्प्ट दे रहा है, और ना मैं तेरे से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तू प्री निकालेगा भी, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ।
मगर मुझे भरोसा है कि तूने इतनी मेहनत की है, तू अगर जाएगा ओपन माइंडेडली होके तो तू निकाल लेगा प्री। तो एंड मैं उस समय इतना वल्नरेबल था कि मैं मतलब जाने का भी मन नहीं हो रहा था मेरा। गुड़गांव सेंटर था, मैं पटेल नगर में था, तो मैं एक भैया को लेके आया साथ में। मैंने कहा कि भैया आप बस चल लो मेरे साथ, एंड ही वाज काइंड इनफ, वो मेरे साथ आए। एंड बाय गॉड्स ग्रेस मेरा ये अटेम्प्ट का प्री निकला। जबकि एंड बहुत कठिन प्री था इस बार। हाँ, और मेरा सर फॉरेस्ट भी निकल गया था इस बार भी। मतलब वो भगवान, मैं देखता हूँ कि जब एक बंद करते हैं दरवाजा तो काफी और खोल देते हैं। मैंने यही देखा उस रिजल्ट से मेरे, कि उन्होंने कहा कि चलो ये नहीं हो पाया, लेकिन चलो तुम्हें एक और मौका देते हैं हम, आप ट्राई करो। और तो उस तरह फिर हुआ। फिर मैंने सोचा कि जॉब के साथ में कंटिन्यू करता हूँ अपना मेंस का प्रिपरेशन, एंड आई ट्राइड डूइंग दैट। तो इट वाज मई, देन जून, जुलाई आई ट्राइड, बट देन आई गॉट हॉस्पिटलाइज। मतलब मेरा, क्योंकि ऐसा हो गया 8 घंटा लैपटॉप पे बैठे बैठे कोडिंग करना, एंड देन आंसर राइटिंग उसी पोस्चर में करना। सो माई आई वॉज नॉट एबल टू मूव माई नेक, सो देर वॉज सम इशू, एंड आई वॉज कॉन्स्टेंटली ऑन पेन किलर्स फॉर 20 days फॉर दैट। तो फिर देन आई डिसाइडेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि मतलब मेरे को जॉब छोड़ना पड़ेगा। सो आई टॉक टू माई मैनेजर एंड आई टोल्ड हिम एवरीथिंग कि मतलब मेरा यूपीएससी हो गया एंड आई वांट टू गिव दिस अटेम्प्ट होल हार्टेडली। और तो देन ही वाज काइंड इनफ, ही सपोर्टेड मी, एंड ही सेड कि तू पेपर डाल दे और नोटिस पीरियड पे आ जा, एंड मैं मैनेज कर लूंगा। सो while writing my mains, I was on notice period in August and September. So it was kind of very chill environment for me. So I was able to manage that. And then once my mains got over, then I took up this job. So it went on this way. So after, and in this job, I go to और जब office. आप ऑफिस जाते थे उस टाइम में कितने घंटे निकाल पाते थे फॉर यूपीएससी? सर हाँ, तो उस टाइम में मेरा ये था कि मेरे को इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना रहता था, क्योंकि मेंस तो हो चुका है। ऑफिस ऑफिस नहीं मेंस नहीं, के उससे बाद। पहले की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ जी, तो बिफोर यू उस क्विट समय, द जॉब। यस, तो उस समय सर मेरा वर्क फ्रॉम होम था। तो हाँ, ई एक्सेल में वर्क फ्रॉम होम था बिफोर आई क्विट द जॉब। तो उस समय मेरा मेंस के लिए ऐसा रहता था अराउंड, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में ये फायदा हो जाता है कि जब आपका काम होगा देन ओनली यू विल यस बी देयर। तो यस। मतलब अगर आपने काम किया तो जब आपकी अवेलेबिलिटी होगी तो होगी। तो मैं अराउंड 12 बजे मेरा शुरू होता था काम, यूएस का क्लाइंट था तो टाइमिंग्स वैसे थे। तो 10 बजे खत्म होता था, तो हार्डली 5 और 6 आवर्स का काम रहता था मेरा, अगर मैं क्वांटिफाई करूँ तो। उसके अच्छा। अलावा मैं सुबह 6 बजे उठता था। मैंने ये तय किया था कि मैं अपना दिन का बेस्ट टाइम यूपीएससी को दूंगा। जॉब वाले टाइम में नींद आ जाए तो ठीक है। मतलब मैंने ये इस तरह डिसाइड कर लिया था, क्योंकि वो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता था। मैं सोचा सुबह उठूंगा 6 बजे, 6 बजे से 12 बजे तक जो एकदम प्रोडक्टिव टाइम होता है वो मैं यूपीएससी को देता था। मतलब वेरी लिखता था, आंसर राइटिंग करता था एंड रिवीजन करता था 2 घंटे, बिकॉज उस समय ब्रेन फ्रेश होता है। एंड जब तक 10 बजते थे तब तक मतलब दिमाग एकदम ऐसा हो जाता था कि बस अब सो जाओ, ऐसा चला जाता था। तो ये मैं डिसाइड कर 2 महीने मैंने ऐसे ही किया था। बट देन दैट हेल्थ रीजन जो इशू हुआ मेरे साथ, तो मुझे फिर सोचा कि हटना पड़ेगा। एंड पापा ऑल्सो सेड कि मतलब जॉब छोड़ दे, वो तो बाद में भी कर लेगा, तो अभी तो ये दे। तो दिस वाज हाउ आई वाज मैनेजिंग बिफोर माय मेंस। एंड And देन you are जब, lucky that you got a work from home job because frankly यस, money was also an issue, I remember. यस यस यस, सो आई गॉट वर्क फ्रॉम होम जॉब, एंड इट वाज दैट कि मेरे पास वो एक स्टेबिलिटी आ गई। एंड Yes. मतलब एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, प्रीलिम्स मेरा इसीलिए हो पाया क्योंकि मेरे पास जॉब थी, जिस तरह का प्रीलिम्स था। तो मैं हमेशा अक्सर प्री में क्या करता था, 84 83 क्वेश्चन आई यूज टू प्ले ऑन माई एक्यूरेसी। मतलब 84 क्वेश्चन मारता था, 64 सही होते थे, 20 गलत, ऐसा होता था। इस बार तो प्री ऐसा था, कुछ आता ही नहीं था उस प्री में। तो मैंने सोचा, पहले 10 मिनट तक तो मैं एकदम उसमें चला गया कि यार ये तो अटेम्प्ट खराब हो गया अब लग रहा है। फिर मैंने सोचा कि चलो मंडे से तो जॉब है ही, करते हैं। तो फिर मैंने एलिमिनेट करने शुरू किए ऑप्शंस। तो दैट मतलब मेरे को पैनिक नहीं होने दिया जॉब ने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो मेरे लिए एक वो पॉजिटिव मूवमेंट ये था जॉब का। सो दैट इज व्हाई। और उसके बाद एक इमोशनल एक स्टेबिलिटी आ गई मेरे पास कि चलो करियर वाइज भी चल ही रहा है। सो दैट वाज अनदर एडवांटेज ऑफ दैट। ठीक है। अब मेरे को ये बताओ निर्देश बेटा कि हाउ डिड यू सिलेक्ट योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, बिकॉज यू डोंट हैव अ बैकग्राउंड इन इट, राइट? यस, यस तो सर। क्यों लिया सोशियोलॉजी एंड क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? सर, सो वही नॉर्मल जो रहता है प्रोसेस मेरा ये था कि सबसे पहले तो कि जो मुझे आता हो सब्जेक्ट, वो तो वैसा जो मेरा बैकग्राउंड था, मैंने बीटेक किया था आईआईटी बीएचयू से माइनिंग इंजीनियरिंग में, तो वो उससे तो मिलता जुलता कुछ भी नहीं था। तो एंड साइंस से मैं लेना नहीं चाह रहा था, बिकॉज मेरे दोस्त के जो ऑप्शनल है फिजिक्स मैथ्स के, तो उनसे मैंने रिव्यूज ले रखे थे उस समय। तो दे यूज टू से कि
यार जब हम ऑप्शनल कर रहे होते हैं तो लग ही नहीं रहा होता है कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा होता है कुछ और कर रहे हैं। तो वो मैं सोच रहा था कि देन द थिंग केम टू कि जो सबसे छोटा ऑप्शनल हो, जो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे मुझे और जीएस में हेल्प करे। तो ये हम्म एक चीज थी। तो आई ट्राइड टू विद दिस थिंग्स विद टू ऑप्शनल्स, एक पीएसआईआर मैंने शॉर्ट लिस्ट किया था, एक सोशियोलॉजी शॉर्ट लिस्ट किया था। बट देन आई हम्म वेंट थ्रू दिस सोशियोलॉजी, दोज एनसीईआरटीज आई रेड, कि मतलब हम्म थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, किस तरह का हम्म सब्जेक्ट है। तो फिर हम्म मैंने जब ये सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ा, सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, इट फेल्ट वेरी इंटरेस्टिंग टू मी, कि मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, समाज पढ़ रहे हैं, समाज में हम रह रहे हैं, समाज के लिए ही काम करेंगे। एंड एवरीथिंग इन इट, एवरी द सिलेबस ऑफ इट वाज वेरी फैसिनेटिंग, एंड मेरे को लगा कि यही ऑप्शनल है जो ट्यूनिंग बैठ रहा है। एंड आई वाज ऑलवेज क्यूरियस इन टुवर्ड्स दीज थिंग्स, कि आखिर कैसे होता है ये, कास्ट सिस्टम क्या होता है, रिलीजन इतना अलग, इतना रोल क्या रिलीजन का है कि इतना प्ले कर रहा है रोल। तो हम्म फिर उसमें मैंने जब देखा, फिर मैंने कुछ कुछ थिंकर्स को सुना, मतलब बात हम्म करते उनके बारे में, जब यूट्यूब पे वीडियोस देखे कि मतलब मार्क्स जो है वो रिलीजन को एक अलग ही एंगल दे दे रहे हैं, डरखाइम एक अलग ही एंगल दे दे रहे हैं। तो मुझे लगा यार ये इंटरेस्टिंग है, मतलब एंड ऑल्सो कि जीएस 1 का तो पार्ट था ही ये, एंड ऑल्सो इसमें आपको एसए वगैरह में भी हेल्प मिलती है। तो ये सोचते हुए मैंने डिसाइड किया ये ओवरलैप हो गए, एंड बाकी मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे अच्छा लगा, एंड इसी तरह मेरा ऑप्शनली डिसाइड हुआ था सोशियोलॉजी से। ठीक है। जी। अब ये बताओ कि इतने सारे थिंकर्स कैसे याद किए? हाँ सर, तो ये हमेशा चैलेंज रहता है, मतलब सोशियोलॉजी के केस में तो मैंने इसको थोड़ा सिंपल रखा था। पहले हम्म तो मतलब पर्सपेक्टिव, मतलब मैं धीरे धीरे गया, स्टेजेस में गया, इसको एकदम से तो देखा देखा जाएगा अगर तो ये बहुत ज्यादा टफ हो जाता है ना। लेकिन फिर मैंने कॉन्सेप्ट्स पहले पकड़े कि हम्म बेसिकली है क्या, मतलब हर इंसान क्या कह रहा है, कोई भी है अगर फंक्शनलिस्ट है तो वो क्या कह रहा है। थोड़ा बहुत ही चेंज हो रहा होगा उनके व्यूज में, जो भी वो किसी और तरह से समझा रहे होंगे। फिर हम्म मार्क्सिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं। फिर जब एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं तब थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाता है सब्जेक्ट में। फिर ये जी मतलब ये सेम चीज सर जो मैंने थिंकर्स के साथ की, सेम जीएस हम्म में डेटा और कमिटी के साथ है। मतलब अगर मैंने मैंने फोकस हमेशा ये रखा है कि मेरे को ब्रॉडर पिक्चर समझ में आ जाए। ये तो बीच में थोड़े थोड़े नाम है जो मुझे ड्रॉप करने हैं कहीं कहीं। तो हम्म ब्रॉडर पिक्चर में मतलब जो वो कह रहे हैं वो बात, वो मैंने ध्यान दी। नाम मिस गुड भी हुआ तो ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। और बाद में मैंने इसका रटने का तरीका ये निकाला कि वही शॉर्ट नोट्स बनाए पहले तो, जो आपके नोट्स से और बाकी इधर उधर आपने बोला था कि जो क्लास नोट्स हैं एंड नितिन सांगवान, इन दोनों को हम्म मिला के जो भी थिंकर्स मिले उसके नोट्स बना लो। एंड हम्म कुछ चैप्टर्स मैंने ये जो ब्लू बुक है हरलम्बस की उससे भी पढ़े थे। तो वहां जी से थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई थी, जो शुरू के चैप्टर्स हैं रिसर्च मेथड्स और जो एक पहला है चैप्टर उससे। एंड फिर एक मैंने इनको रटने का तरीका ऐसा ही बनाया कि सिलेबस उठाया, सब हम्म टॉपिक्स, और हर टॉपिक्स में किस थिंकर ने क्या बोला है, किस थिंकर ने हम्म क्या बोला है। मतलब समझ तो ली ब्रॉडर पिक्चर पूरी एक बार में ही, कि मतलब ये तो चल रहा है सोशियोलॉजी ऐसा। अब आ गया पूरा रटने पे कि अच्छा मैरिज में इसने क्या बोला है, रिलीजन पे इस बंदे ने क्या बोल दिया है, कुछ भी अगर छोटी सी बात बोल के निकल गया है तो मैंने रट लिया था उसका, मतलब इसने हम्म ये बोल दिया है। तो अब मैंने रैंडमली याद कर लिए सारे थिंकर्स, रैंडम मतलब कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं, बस टॉपिक में थिंकर और उन्होंने जो बोला है वो बात। अब फिर बात आती है कि इसको रिकॉल कैसे करें, फिर मैंने उनको और छोटा किया। फिर उसमें मैंने ये किया कि जब 5 दिन बच गए, मेंस के 7 दिन बच गए थे, तो उस समय के लिए मटेरियल मैंने ऐसा रखा कि टॉपिक और बस नाम उन थिंकर्स का। और जब मैं उन नाम को पढ़ रहा होता था तब मैं सोच रहा होता था कि क्या मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि इसने क्या बोला था, कि ठीक है अच्छा इस बंदे ने ये बोला है। तो इससे क्या हुआ कि वो थिंकर्स दिमाग में रह गए। अब गुड मैं अब मैं एग्जाम में जब गया तो हम्म एग्जाम में तो एट द एंड हम क्वेश्चन का आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर रहे होते हैं, एंड दीज हम्म थिंकर्स हो गया या डेटा हो गया या कमिटी हो गया, दिस इज जस्ट टू सब्सटेंशिएट आवर थिंग। मतलब एग्जैक्टली हम जो जो हम आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर रहे हैं इसमें हम कैसे, अब वो घूम रहा है दिमाग में क्योंकि वो रटा इतना है। तो वो कहीं हम्म ना कहीं जब लगा रहे हैं तो वो आ जा रहा है, अच्छा उसने भी ऐसा बोला था ये यहाँ लग जाएगा, उसने ऐसा बोला हम्म था ये यहाँ लग जाएगा। तो वो फिर वो मर्ज कर दिए थे थिंकर सारे, जैसे एक सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में डिफरेंस होता है तो पूछा हम्म जाता है। तो इसमें अब हम लोग देखते हैं कि मैं इसमें एक आया भी था क्वेश्चन ऐसा आई गेस इस बार। तो उसमें मैंने लिखा था कि विलेज स्टडीज हम करते हैं, तो विलेज स्टडीज जो है सोशियोलॉजी में भी पढ़ी जाती है लेकिन वो मोर एंथ्रोपोलॉजी के तरफ है, क्योंकि वो प्रिमिटिव सोसाइटीज को पढ़ा जा रहा है। तो ये हम्म मैंने मर्ज कर दिया था दोनों पेपर्स को। एंड इसमें भी हम्म सर आपने बोला था मुझे याद है क्लास में
कि सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2 नहीं, पूरा यूपीएससी का सिलेबस कंपार्टमेंट्स हटा दो, मतलब पूरे सिलेबस में से, मतलब जस्ट सी द क्वेश्चन एंड फ्रेम योर आंसर, एंड जो भी आ रहा है आप लिखो उधर जो उससे Yes. रिलेवेंट है। तो आई फॉलोड दैट, दैट वाज रियली ग्रेट एडवाइस टू हैव। ठीक है, ग्रेट। यस एक ये बताओ कि जो ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमने नहीं प्रिपेयर किए थे, यस ठीक सर। है, फॉर एग्जांपल इस बार फैमिली प्रैक्टिसेस का आया था, यस सर। या ड्रामाटर्जी वाला शायद आपने ना पढ़ा हो, यस सर। तो इनके हाँ लिए हाउ डिड यू अटेम्प्ट देम इन द एग्जामिनेशन हॉल? सर, तो ये मैंने फॉर्चुनेटली पढ़ लिया था, एयरविंग गॉफमैन का जो कॉन्सेप्ट है, ये गुड। उसमें उसमें था, नितिन सांगवान में है एक बॉक्स में लिखा यस। हुआ है वहां पे, तो मैंने उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लिया था, सो आई डिड दैट। फैमिली प्रैक्टिस वाला, यस, तो वो मुझे नहीं आता था, तो उसमें एक जनरल आंसर मैंने लिख दिया था, बिकॉज मैंने मतलब ये देखा था कि मतलब सोशियोलॉजी में एटलीस्ट, कि ऑप्शनल में, किसी भी ऑप्शनल में हमें ये कि मतलब जीएस में तो ऐसा होता है कि पेपर पूरा करना इज द की, अगर ऑप्शनल में होता है कि जो आपको आता है वो अच्छा लिखो, और जो नहीं आता है उसमें डिसेंट लिख दो। तो डिसेंट जब आप लिख दोगे तो मतलब ना से तो बढ़िया ही है, तो उसमें वो बिल्कुल। मेरे को एक मॉर्गन का कॉन्सेप्ट आ गया था फैमिली का, तो वो मुझे नहीं पता था कि वो मतलब किस आइडियोलॉजी से आते हैं, तो वो मैंने चूज करना पड़ा मुझे, क्योंकि 20 मार्कर मुझे आते थे उसमें, वो 10 मार्कर था। तो वो थोड़ा, आपने मतलब मेरी बात हुई थी आपसे भी, तो आपने बोला था कि ऑलवेज डिसाइड द क्वेश्चन सीइंग 20 मार्कर्स, 10 मार्कर तो वो हो जाता है। तो इसमें सर मैंने जनरल आंसर्स लिखे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को नहीं आइडिया था। एंड पेपर 1 में इस बार ये भी हो गया था कि तीन पेज मिले थे, इससे जी, पहले तक 4 पेज मिलते थे। लकीली। हाँ। हाँ लकीली इस बार, क्योंकि उन्हें मुझे लगता है तो पता लग गया होगा कि ये पेपर ऐसा दिया है हम लोगों ने। तो यस, तो ये क्वेश्चंस में सर थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ था, बट जनरल आंसर्स में लिखा आया था इस पे, जो भी पर आपने डिमांड को खाली पूरा नहीं करते छोड़ा, थे। है हाँ ना? जी सर, नहीं सर, ये कुछ तो मैंने, लिखा है कि शायद एक आध हाँ नंबर किसको मिले। बस कुछ भी मिल जाए, मतलब मैंने पेपर सर खाली कोई भी नहीं छोड़ा, मतलब गुड। मैंने पिछले अटेम्प्ट में भी इसमें भी, क्योंकि ये मैं मान के चलता था कि एवरेज आंसर्स लिखना इज मच बेटर देन पेपर खाली छोड़ना एंड राइटिंग गुड आंसर्स फॉर फ्यू। तो एब्सोल्युटली। यस सर। आंसर राइटिंग में निर्देश बेटा, आपने कितने प्रैक्टिस कितनी की है, मतलब कितने टेस्ट लिखे होंगे बिफोर द एक्चुअल यूपीएससी एग्जाम, मेंस यस पॉइंट सर। ऑफ व्यू, यस सर। ऑप्शनल का भी, सर जीएस का भी? हाँ सर, सो मैंने काफी लिखे हैं टेस्ट, मतलब बहुत सारे लिखे हैं, मतलब मैं क्वांटिफाई ऐसे, करो। हाँ सर क्वांटिफाई, लेट्स से, मतलब जीएस का पहले मैं बता देता हूँ, तो जीएस के 2018 से 2022 के मैंने सारे पीवाईक्यूज लिखे हैं, मतलब 3 आवर्स ओके। का वो लगा के, मतलब टाइम लगा के, मी एंड माय फ्रेंड वी यूज टू राइट एंड वी यूज टू क्रॉस चेक ईच अदर्स कॉपीज। एंड उसके अलावा अराउंड 15 मैंने जो मॉक टेस्ट लिखे हैं, जीएस के 14-15 मॉक टेस्ट लिखे होंगे। इन वन अटेम्प्ट? नहीं सर, दोनों में लगे। सो वन अच्छा। अटेम्प्ट में, हाँ तो वन अटेम्प्ट में मैंने लिखे होंगे वही पीवाई क्यूज लिखे, और उसके अलावा 8 टेस्ट, तो आगे जीएस हाँ में? हाँ, 8 जीएस में टेस्ट हो गए, एंड 2018 से 2022 के पीवाई क्यूज, तो वो भी हम्म। चार, वही मतलब चार, करीब 10-12 वो भी हो गए थे सर। तो वो हम्म। अब पीवाई क्यूज में इसलिए लिखता था बस, क्योंकि मैं सर ये भी प्रैक्टिस करता था कि एक दिन में 2 पेपर लिखने की, क्योंकि गुड। पेपर छूटे ना, मतलब ये मेरा यस। हमेशा की रहता था। भले ही क्वालिटी में कुछ भी लिखूं, लेकिन एट द एंड तो मुझे लिखना तो एक दिन में 2 पेपर है। तो हम हम्म। दोनों ने ये डिसाइड किया था, इस वजह से मेरे नंबर ऑफ मॉक बहुत ज्यादा हो गए हैं मेंस के, मतलब मैंने लिखा ज्यादा है पढ़ा कम है, मैंने ये देखा है प्री और मेंस के बीच में, मतलब लिखते वक्त ही अब। तो और दूसरा सर मैं ये भी करता था कि टॉपर की कॉपीज से लिखता था मैं, जैसे सोशियोलॉजी हम्म। में स्पेशली क्या होता था, हम्म। सोशियोलॉजी में थिंकर्स कलेक्ट करने हैं, तो हम्म। थिंकर्स कलेक्ट करने का सबसे बेस्ट सोर्स मुझे लगता था कि टॉपर्स की जो कॉपीज हैं उन्होंने कोचिंग्स में लिखे हुए हैं, वो अवेलेबल हैं, तो वो मैं हम्म। डाउनलोड करके उसी क्वेश्चन का आंसर लिखता था, देन आई यूज टू मैच अपना आंसर उनसे, एंड जो थिंकर मुझे मिल गया उनके उसमें से, वो मैं अपने ऐड कर लेता था वहां जाके, और फिर उसको याद कर लेता था कि अब इसको मैं यूज करूंगा, तो वो कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज करना है वो भी वहां से पता लग जाता है। और कितने तो लिखे, आंसर सोशल में राइट, कितने लिखे टेस्ट? सर सोशो में मैंने 12 लिखे होंगे, एक अटेम्प्ट में 12 टेस्ट लिखे हैं लगभग। वेरी गुड नंबर। यस सर। ठीक है। हाँ जी। अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस का बताओ निर्देश बेटे, हाउ वाज इट द एक्चुअल इंटरव्यू बोथ टाइम्स? ठीक है सर, सो फर्स्ट टाइम मेरा इंटरव्यू काफी कम देर चला था, सो इट वाज श्री आर एन चौबे सर स्पोर्ट। तो मैं गया अंदर, सो बहुत ही कॉर्डियल एनवायरनमेंट रहता है, मतलब उस समय पता नहीं रहता आपको क्या होता है अंदर, कि मेरे को पहला ही अटेम्प्ट था, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा कुछ अजीब होगा, लेकिन बहुत नॉर्मल, एकदम फ्रेंडली फील कराया उन्होंने, बैठाया अच्छे से, एंड ही वाज वेरी काइंड इनफ कि अब सामने से ही बोल देते हैं वो कि
अगर आपको नहीं आता है तो आप मना करो, एंड बिकॉज नो वन नोज एनीथिंग एवरीथिंग, हमको भी नहीं आती बहुत सारी चीजें, सो दे वर वेरी कॉर्डियल इन दैट। और इंटरव्यू मेरा पूरा डैफ पे चला, एवरीथिंग, मतलब कुछ भी रैंडम नहीं था, बिकॉज मेरा समहाउ मेरा ये जॉब जो था डेटा एनालिटिक्स, तो ये जॉब क्या है, एकदम आई कैचिंग हो जाता था कि डेटा, ओके डेटा Yes. का वो पार्ट चल रहा है, एआई। तो चेयरमैन ने लास्ट टाइम भी वो पकड़ा, एंड दिस टाइम आल्सो चेयरमैन स्टार्टेड फ्रॉम दिस ओनली, कि मतलब डेटा इज अ न्यू ऑयल, एंड लास्ट टाइम आल्सो डेटा इज अ न्यू ऑयल। तो एग्जैक्ट सेम इट वेंट। तो लास्ट टाइम ऐसा ही चला ओवरऑल डाफ पूरा, and it was around 23-24 minutes for an interview, and I felt good after giving interview, but marks were not good. कितने I थे came 151 marks थे सर मेरे। तो पिछली बार? पिछले बार 151 मार्क्स थे मेरे इंटरव्यू में, जी। सो तो मतलब वो मतलब एवरेज से काफी कम थे, एवरेज ही कुछ हम्म 170 175 मार्क्स आते ही हैं लोगों के। तो हम्म दैट वाज वेरी डिसहार्टनिंग टू मी, बिकॉज मेरा हॉबी हमेशा पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट, स्पीच, ये सब रहा है, एंड हम्म मैं सोचता था कि ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो वो हम्म वही फिर मैं सोच रहा था, अभी मैं रिविजिट करता हूँ जो अपनी जर्नी, कि यूपीएससी मेक्स यू रियलाइज एट एवरी मोमेंट कि हम्म मतलब यू शुड नेवर थिंक कि मतलब नहीं नहीं ये वो है। तो मतलब जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था उसमें ही मेरे मार्क्स बहुत कम आ गए। जीएस में आई स्कोर्ड लास्ट टाइम ऑल्सो 408 मार्क्स आई स्कोर्ड इन जीएस, बट इन दिस ये मेरा जो इंटरव्यू था इट वाज क्वाइट पुअर लास्ट टाइम। बट दिस टाइम अगेन शुक्ला सर का बोर्ड था, एंड पूरा इंटरव्यू मेरा डैफ पे चला, एंड इस बार इंटरव्यू में बस ऐसा हुआ कि इट वेंट ऑन फॉर सम रीजन, इट वेंट ऑन फॉर 45 मिनट्स। तो हम्म। काफी लंबा चला था। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज थिंकिंग कि मतलब अब जाने भी दो, बहुत ज्यादा थक गया बताते बताते, वैसा हो गया था। बट काफी लंबा चला इंटरव्यू, सो आई वाज गेटिंग दिस पॉजिटिव वाइब कि एटलीस्ट दे आर इंटरेस्टेड, कि मतलब अच्छे से पूछ रहे हैं। एंड क्वेश्चंस वर अगेन चेयरमैन सर, डेटा, एआई, डेटा, डेटा इज अ न्यू ऑयल, सेमीकंडक्टर्स पे क्या हो रहा है, यूक्रेन रशिया वॉर, these things he was asking, and वो मेरे को प्रिपेयर्ड था, बिकॉज समहाउ मैंने चेयरमैन सर के लेक्चर्स देख लिए थे जो वो यूट्यूब पे आते हैं, मतलब बाई चांस हुआ कि मेरा वेरी बोर्ड वही क्लेवर। पड़ गया, तो बाई चांस वो बोर्ड भी वही पड़ गया, तो दैट वर्क फॉर मी। एंड फिर जो मेंबर्स थे उन्होंने भी सारा डैफ पे ही पूछा, एक एक टॉपिक पकड़ लिया डैफ का, एंड दे जस्ट वेंट ऑन आस्किंग ऑन दैट। मेरे डिपार्टमेंट से पूछा गया, बीटेक से, जो मैंने माइनिंग इंजीनियरिंग से किया था, सो वन ऑफ द मेंबर आस्क्ड मी अराउंड 4 क्वेश्चंस ऑन दैट, टेक्निकल क्वेश्चंस। अब मुझे कोई आइडिया नहीं था उनका, क्योंकि मैंने बीटेक किए 2020 हो गया, जॉब में डेटा में कर रहा हूँ, तो कोडिंग में उधर कुछ तो, सो आई वाज थिंकिंग कि बस उसके वजह से ना कट जाए, लेकिन आपने बोला उस टाइम साफ साफ कि आई एम अनेबल टू रिकॉल? हाँ मैंने मना कर दिया कि सर आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ब्लफ नहीं किया मैंने बिल्कुल भी, क्योंकि यस। ये मतलब मैं सोच के गया था कि अगर जितने भी क्वेश्चंस आते होंगे बस वही बताऊंगा, बाकी नहीं आते होंगे तो नहीं बताऊंगा। तो इसके बाद मतलब मार्क्स अच्छे आए, तो मुझे लगा कि उन्होंने इस चीज को पॉजिटिवली लिया। कितने सो आए इस एकदम? इस बार 185 मार्क्स थे सर। वेरी गुड, है ना, यस वेरी सर। सेटिस्फैक्टरी, यस है ना? इट दीज मार्क्स वर सेटिस्फैक्टरी, एंड तो इस बार यही था सर, इंटरव्यू में स्कोर अच्छा हो गया था, ऑप्शनल में मेरा स्कोर बढ़ गया था, लास्ट ईयर 235 था, इस बार 261 था, तो उसी के चलते लिस्ट में आ गया। जीएस में तो इस बार भी 404 था, उसी के लगभग बराबर ही था। ठीक है। अब ये बताओ निर्देश बेटा कि इफ यू हैव टू गिव टू अ न्यू एस्पिरेंट, व्हाट यस विल बी द मेन टिप्स फॉर सक्सेस इन दिस एग्जाम यू विल ऑफर टू अ न्यू एस्पिरेंट? हाँ, तीन ऐसी कोई मेजर टिप्स दो आप। यस सर। सर सबसे पहला तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि एग्जाम अनप्रेडिक्टेबल है, मैं टोटली एग्री करता हूँ इस बात से, बिल्कुल मतलब। लेकिन उसका फिर अगला पार्ट ये है कि दो चीज होती है, कि एक हार्ड वर्क है एंड देन दैट लक फैक्टर कम्स इन, बिकॉज लिस्ट में जब हम देखेंगे तो एक एक मार्क्स पे 10-10 लोग हैं, है ना, तो वो है। बट पॉइंट इज कि मैं सबको यही बोलता हूँ जो मेरे जूनियर्स हैं, कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो हार्ड वर्क फॉर दिस एग्जाम इज नेसेसरी, मे बी एब्सोल्युटली। सफिशियंट है कि नहीं है वो बात की बात है, कि लक चाहिए कि अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे देन यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द रेस। तो एब्सोल्युटली। सबसे पहला तो यही है कि हार्ड वर्क करना है, मतलब लगातार पढ़ते रहना है, उसको अच्छे से पढ़ना है, और यस। एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि मैं क्या करूंगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि हमारे पास स्ट्रैटेजी मिसिंग होती है, कि हम लोग, एक अनुदीप द्रिशेट्टी हैं, मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ, बिकॉज उनकी हम्बलनेस जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो उनकी एक बात मुझे बहुत पसंद है, ही यूज टू से, सेम चीज मैं बोलना चाहूंगा,
कि मतलब हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि जब सिलेक्शन हो जाएगा तो ये होगा वो होगा, ऐसे फील करूंगा कैसा फील करूंगा, बट सेम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप वापस आओ एंड बस आधे घंटे का सोचो, नेक्स्ट 1 आवर आप क्या करोगे, छोटे टारगेट्स बनाओ, फिर वीकली टारगेट्स देखो, फिर मंथली टारगेट्स देखो, एंड देन इस वे में प्रोसीड करो। और प्रैक्टिस इज द की। मेंस में आंसर राइटिंग, मतलब मेंस में आंसर राइटिंग ही करनी चाहिए, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करें। प्री देने जा रहे हैं तो मॉक वगैरह अच्छे से करें, और Yes. बाकी अपने पे भरोसा हमेशा रखें कि करना है, मतलब हो जाएगा एग्जाम। एंड ऑल्सो सर एक बस मेरी तरफ से एडवाइस रहेगी कि मतलब थोड़ा सा जो मैंने मेरी जर्नी रही है तो उसको देख के बस एक एडवाइस ये है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना भी इस एग्जाम में जरूरी है। जैसे कि अगर हम देख रहे हैं कि प्री जैसा अनसर्टेन होता जा रहा है, तो अगर किसी इंसान ने 2 साल लगातार तैयारी कर ली है, so he should have that plan B part also in his mind as per his or her condition, जो भी वो करना चाहते हैं, बिकॉज फिर श्योर नहीं है आगे क्या होना है, सो दे शुड ऑलवेज हैव दैट बैकअप प्लान एज वेल। Yes. और तो सिर्फ ये फाइनेंशियल है। कंडीशन की बात नहीं है, इवन मेंटल सैनिटी के लिए यस जरूरी है। यस इवन सर, आप अगर आप बिल्कुल बैकग्राउंड से संपन्न हो, इवन बिल्कुल 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 सर, क्योंकि मैंने ये देखा है कि मेरा दोनों बार जॉब के साथ ही हुआ है, मतलब जब तक मैं पूरा कर रहा था तब तो नहीं, क्योंकि वो एक वो हो जाता है, मतलब पहली बार तो चलो मेंस मैंने वैसे दिया था, लेकिन मेंटल रिलीव हो जाता है कि चलो बिल्कुल एटलीस्ट यहाँ से बस आगे जाना है, नथिंग टू लूज है, वैसा वाला हो जाता है। तो ये बिल्कुल चीज, तो वो एटीट्यूड जब आ जाता है तो फिर अच्छा आप काम हो जाते हो, थोड़ा पर्सनालिटी आपकी काम हो जाती है, तो वो एग्जाम में कहीं ना कहीं दिख जाता है, वैसा होता है। तो ये मेरे डेस्परेशन तरफ कम से हो जाता यस। है उनका। यस सर, वही तो वो अब ये होगा कि इस बार मेंस में मेरे को नींद आई थी अच्छी, लास्ट ईयर मेंस में नींद नहीं आई थी, तो हाँ। ये चीज होता है, तो ये थोड़ा सा एडवाइस है। बाकी निर्देश, ये बताओ कि सबसे ये जो आपने 3-4 साल लगाए, इसमें सबसे बड़ी ये क्या रियलाइज करी आपने कि मिथ है इस एग्जाम को लेके, जो शायद इनिशियली आपने भी बिलीव किया और बाद में आपको रियलाइज हुआ हो कि यार ये तो सच नहीं है, ऐसे कोई भी एक दो हाँ। बड़ी चीजें which you realized are the biggest common हाँ myths about the UPSC exam? सर, तो सबसे पहला मुझे तो मतलब मैं मेरे यहाँ से मतलब पहला ही हूँ, है ना, तो मेरे को सबसे पहला तो यही लगता था कि मतलब जो लोग होते हैं वो पता नहीं कैसे होते होंगे जो निकालते हैं हम्म, एग्जाम, मतलब उनकी पर्सनालिटी कैसी दिखती होगी, कैसा ही लिखते होंगे वो, तो हम्म, शायद मैं लिख ही नहीं पाऊंगा। तो इस तरह सबसे पहला ये था कि एक ना करने वाली चीज होती है कि नहीं ये तो यार जो लोग संपन्न हैं, अच्छे से बैकग्राउंड के हैं, वही लोग कर पाएंगे, जिनके साथ के लोग हैं, जिन्होंने जिन्होंने देखा है होते हुए। बट या ऑफिसर्स की मुझे, फैमिली से। हाँ बिल्कुल, उनको लगेगा कि यार वही कर सकते हैं, लेकिन वो मुझे एक सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि अगर आप लगे रहोगे तो अच्छे से एक प्रॉपर प्लान के साथ, स्ट्रेटजी के साथ करोगे तो ये अचीवेबल है किसी के लिए भी। एंड ऑल्सो मैंने अब तो ये भी हो गया है कि सर मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है अब तो जो सिलेक्टेड हो गए हैं, हम लोग तो हमारी बात होती है, अभी जब कोई भी सेरेमनी होती है तो मिलते हैं, तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जब मैं दूसरी तरफ था तो मुझे लगता था कि यार ये लोग कैसे हैं, मतलब तो मैं वही कहना चाहूंगा सारे लोग नॉर्मल हैं, मतलब एकदम सही। सेम है, सब लोग एंजॉय करते हैं। एक मिथ ये रहता है कि यूपीएससी वाले 15-15 घंटे पढ़ते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, मतलब हम्म, सीरियसनेस का पर्यायवाची हम ये मान लेते हैं कि वो बस पढ़े जा रहा है इंसान, है ना, बट दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू, मतलब लोग एंजॉय करते हैं, एवरीवन हु हैज गॉट सेलेक्टेड दे हैव अ हॉबी, और अच्छा खासा हम्म, हॉबी है, दे एंजॉय, मतलब प्रॉपर, एंड नोबडी, मतलब आई एम नॉट श्योर इतना वैसे बोलना चाहिए, लेकिन बट फॉर मी आई एम प्रीटी श्योर कि मतलब 12-12, 14-14 घंटे नहीं, मतलब ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऐसा नहीं हो दैट इज पाता। करेक्ट। यस, इवनली अगर आप 8 घंटे पढ़ोगे बस लगातार अच्छे से पढ़ो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, तो वो एग्जाम हो जाता है, अचीवेबल है हर एक का। एक एक वो होता है सर कोड, मतलब मेरे को ऐसा समझ आया कि मेंस का एग्जाम देते वक्त कि एक तरीका होता है, वो जब क्लिक हो जाता है ना तब मेंस का, और या फिर जो भी आंसर राइटिंग एज अ होल है वो इंप्रूव होने लगती है। बिकॉज सर एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं बताना चाहूँ तो मेरे को पहले ऐसा लगता था कि जो आप भी बोलते थे कि मतलब ये गलत स्ट्रेटजी है, मेरे को लगता था कि यार एक बार मेरा कंटेंट प्रिपेयर हो जाएगा ना, तब हम्म, आंसर जो मैं लिखूंगा वो बहुत सही आंसर लिखूंगा मैं एकदम। फिर अब मैं हम्म, आंसर अगर नहीं लिख पा रहा हूं तो मैं ये सोचता था कि यार मेरे पास नॉलेज नहीं है, लेकिन हम्म, आई फाउंड कि दिस इज वेरी फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब ऐसा है ही नहीं, मतलब अगर तो पॉइंट इज कि नॉलेज का गेम है ही नहीं मेंस का एग्जाम,
इट इज जस्ट दैट कि वही जो मैंने सोचा अभी थोड़ी देर पहले बताया कि क्वेश्चन पढ़ना है एंड क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, कीवर्ड समझने और वहीं सोचना है बस। अब सोचते वक्त उस आर्ग्यूमेंट को बिल्ड करना है, और उस आर्ग्यूमेंट को जब आप बिल्ड कर रहे हो तो आपका नॉलेज सटल वे में आ रहा होगा कि मतलब अच्छा मैंने कहीं डेटा पढ़ा होगा, कहीं मैंने कमिटी पढ़ी होगी, कहीं मैंने थिंकर पढ़ा होगा, एंड दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन माय आर्ग्यूमेंट एज अ होल। क्योंकि कंटेंट तो जो मैं पढ़ रहा हूं वो श्योर ही नहीं है कि वो आएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ और ही आएगा। तो द मेंस एग्जाम इज जस्ट टेस्टिंग कि आप सोच पा रहे हो कि नहीं, 7 मिनट में सोच के एक डिसेंट आंसर लिख दे रहे हो कि नहीं। तो ये मुझे लगता है, तो एक मेंस का ये चीज क्लिक करने में मुझे टाइम लग गया था। प्री पूरा हो गया मेरा। सो एक भैया हैं जो, वही मैंने बताया, लाइब्रेरी में जब मेरे साथ के लोग मिले जिन्होंने दे रखे थे इंटरव्यूज, तो उन लोगों ने मुझे जब बताया तो मैंने कहा ये तो बहुत सिंपल है, अगर ऐसा सोचना है इस तरह तब तो जनरल आंसर तो मैं लिख ही सकता हूँ किसी भी क्वेश्चन का। तो जनरल आंसर लिखना है, उसको फिर धीरे धीरे अलग लेवल पे ले जाना है, सबसे सब्सटेंशिएशन के लेवल पे ले जाना है, डेटा से, फैक्ट से, कमिटी से या फिर थिंकर से, तो फिर वो आंसर एक डिसेंट दिखने लग जाता है बेसिकली। ठीक है। और एक बात बताओ, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, भैया का हुआ अभी क्या? हाँ, वो सर उनका इसमें यूपीएससी में नहीं हो पाया, लेकिन हरियाणा पीसीएस में हो गया उनका। तो वो कहते हैं तो वो बोल रहे थे कि मतलब चलो कम से कम गुरु का नहीं हुआ, चेला का तो हो गया। गुड। तो अच्छा, एक चीज बताओ निर्देश बेटा कि आपने कई साल लगाए इस प्रिपरेशन में, यस ठीक है? सर, कई बार आप अलग अलग लेवल पे असफल रहे, बिल्कुल। प्रीलिम्स में कभी क्लियर हुआ, हाँ, कभी इंटरव्यू बिल्कुल के बाद रहे, और अब फाइनली आपने सक्सेस टेस्ट करी है। बिल्कुल सर। तो यू आर द सेम पर्सन ब्रॉडली, यस व्हाट हैज चेंज्ड और व्हाट हैज मेड दिस डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर? सर, मुझे ऐसा लगता है, मतलब अगर ये फेल्योर जो है, मतलब इन्होंने मेरी पर्सनालिटी में काफी अंतर लाया है पर्सनली, अगर मैं बताऊं। क्योंकि शायद अगर मैं पहले अटेम्प्ट में बन जाता तो मेरे अंदर वो हम्बलनेस वाला पार्ट मिसिंग होता। मतलब मुझे ये बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले खुद को मैं जानता हूँ, जब मैं दे रहा था अटेम्प्ट, तो उस इंसान को मैं जानता हूँ। तो मुझे पता है कि यार नहीं नहीं, मतलब बीटेक किया है, नौकरी छोड़ी है, आएंगे करेंगे अच्छे से, तो ऐसा रहता था। बट फेल हुआ मैं प्री पे, सो दैट दैट वाज अ फर्स्ट सेटबैक, ठीक है। फिर उसके बाद मेंस किया। सो अंतर बस सर यही है कि मैं करता गया चीजें, पर्सनालिटी थोड़ी काम होती गई, हम्बलनेस आती गई मेरे अंदर कि मतलब ठीक है अच्छे से करेंगे। फिर एक जब फिर थोड़ा सा, अगर मैं दूसरी तरह से कहूँ, तो इस तैयारी ने मुझे मतलब बहुत ज्यादा आस्तिक बना दिया। मतलब जब शुरू में मैं उस तरह जाता था, तो अभी मतलब काफी चीजें मैं बिलीव करने लगा कि मतलब हाँ है। तो वो सर पर्सनालिटी का चेंज वो हुआ, एंड दैट मैं खुद ही फील कर पाता हूँ वो। और मुझे मतलब बहुत थैंकफुल हूं मैं उन फेलियोर्स के लिए भी, जिन्होंने मेरी पर्सनालिटी में ये वाला एलिमेंट ऐड किया, जो शायद मिस हो जाता अगर पहले हो जाता। बिकॉज सर मैंने जैसा कि बताया, प्री वाला अटेम्प्ट जब फेल हुआ था, दैट वाज द वेरी फर्स्ट, की मतलब जब मैं पूरी तैयारी के साथ गया हूं और मेरा सब कुछ तैयार है, प्री के बाद क्या करना है वो भी सब प्रिपेयर्ड है, प्री ना निकले, देन दैट वाज मेजर सेटबैक। फिर उसके बाद जब पूरा हो गया एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग माय नेम, फिर मेरा लिस्ट में नहीं आया, दैट वाज यस। अनदर सेटबैक, एंड दैट वाज इवन वर्स देन द फर्स्ट वन। तो इस बार तो मतलब बहुत ज्यादा, तो मेरे को फिर ये लगा कि मतलब अब जो होना था बुरा हो गया है मेरे साथ। तो मैंने सोचा कि अब बस एकदम मेरे को ग्राउंड पे ही ला दिया एकदम ईश्वर ने, एंड देन आई यूज टू थिंक कि मतलब चलो ठीक है अब फिर से ट्राई करते हैं। ये मेरे पास जो रिजिलियंस एक पैदा हुआ इसके चलते, और जो कभी ना हार मानने वाली वो चीज, एक स्पिरिट डेवलप हुई, तो मुझे लगता है कि ये मेरे जीवन में आगे कई स्टेजेस में काम आएगी, किसी ना किसी बिल्कुल। वे में जरूर काम आएगी इस तैयारी में। निर्देश, कभी ऐसा माइंड में आया आपके कि इट्स नॉट फॉर मी, छोड़ो, है कि, या फिर मतलब डिड यू आल्सो हैव द फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज व्हिच अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स, मोस्ट बिल्कुल ऑफ सर। अस? सर बिल्कुल ये आता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर कि ये तैयारी ऐसी है, अगर आपने 2 साल की है तो आप नहीं छोड़ पाते हो फिर सर इसको। चक्रव्यूह में फंस जाते हो। हाँ, मतलब फिर सर, मतलब मैं जॉब कर रहा था, डिसेंट जॉब था, सब कुछ था, बट आई वाज नॉट हैप्पी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिकॉज क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, एक ड्रीम देखा है मैंने कि मुझे जाके लोगों के लिए करना है ये, मतलब हमेशा से कंपैशनेट साइड जो आती है आपकी बाहर, आप चाहते हो कि कहीं यूज हो, एंड वो सारे सपने मतलब आपने देखे हुए रहते हैं, एंड देन आप कुछ कर रहे हो 9 to 5 जा रहे हो, मतलब अब आपको पता है कि आप किसी और कारण की वजह से कर रहे हो ये।
है ना। तो ये चीज ने मुझे कभी सर बाहर नहीं होने दिया तैयारी से। मतलब मुझे लगा कि मेरे को भले ही जॉब के साथ करना तो है मुझे, मतलब तो मतलब इवेंचुअली या तो यूपीएससी बाहर करता है कि बस हो गया भाई तुम जाओ, या फिर हाँ। सिलेक्शन हो जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सर ख्याल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन छोड़ने का ख्याल नहीं आया मुझे कभी। बस दुख होता था कि हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन भी हुई बहुत ज्यादा कि यार क्यों इंटरव्यू में मार्क्स कम आ गए, क्यों थोड़ा ऑप्शनल में और इम्प्रूव कर सकता था मैं मार्क्स। तो ये होता था, मैंने उन पे काम करना शुरू किया। तो मैं उसको हमेशा पॉजिटिवली लेके एफर्ट्स की तरफ लेके गया। बट वेरी छोड़ने का सर कभी नहीं आया दिमाग में कि तैयारी छोड़ दूं, मतलब वेरी गुड। ऐसा नहीं है। यस सर। निर्देश, अनवाइंड कैसे करते थे जब थक जाते थे? मतलब क्या हॉबी करते थे या हाँ क्या जी उसके लिए? सर। तो मैं क्रिकेट का फैन हूँ, ऐसे काफी अच्छे से क्रिकेट देखता हूँ, खेलता हूँ। तो जब क्रिकेट चल रहे होते हैं, मैचेस चल रहे होते हैं, तब तो वही देख रहे होते हैं हम। फिर हम्म। उसके अलावा जो है यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, कोई भी मोटिवेशनल वीडियो है ऐसे देख रहा हूँ। टॉपर्स को सुनता था मैं, जैसे कि मैंने बताया हम्म। अनुदीप सर को मैं मतलब बहुत ज्यादा अपना आइडल मानता हूँ उनको। कि इतना मतलब उनकी पर्सनालिटी को मैंने कई बार देखा है कि मतलब इतना उनका भी वही है, क्योंकि जर्नी कुछ कुछ मैच कर जाता है जब आपका किसी के साथ, तो आप थोड़ा सा उनसे कनेक्ट करने आइडेंटिफाई लगते हो। तो वही कर। तो वो उनको देखता था मैं, उनकी बातें सुनता था। बस यही चीज थी जो मैं करता था। बाकी मेरे फादर जो थे तो मतलब हैं उनसे मैं बात करता था। एंड ही हैज बीन वेरी काइंड, वेरी सपोर्टिव ऑफ मी। मतलब हमेशा जब भी मैं फेल हुआ हूँ ही वॉज देयर। और मतलब मैं इस तरह कहता हूँ, मतलब पापा से भी मैंने कहा पापा यूपीएससी का एग्जाम जो है वो ना सिर्फ कैंडिडेट देता है बल्कि उसके पेरेंट्स सब देते हैं। हम लोग बिल्कुल अपने सही। लेवल पे एग्जाम लड़ रहे हैं, माँ बाप अपने लेवल पे सोशल प्रेशर, पीयर प्रेशर वो सब झेल रहे हैं। तो मेरा बिल्कुल। कहना बस यही होता है कि मैं भले ही फेल हो गया 2 बार, दो कुछ स्टेजेस पे, लेकिन पापा मेरे हर एग्जाम में पास हुए हैं वो। मतलब उन्होंने काफी अच्छे से संभाल के रखा। आपके पिताजी का क्या वो है, मतलब किस? जी मेरे मेरे फादर टीचर हैं, जो इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है मेरे होम टाउन में ही, बहेड़ी में, वहाँ टीचर है, इकोनॉमिक्स के टीचर है। तो हम्म। उन्होंने लेक्चरर हैं वो तो इंटर कॉलेज में ही। तो मेरा इकोनॉमिक्स उन्होंने ही पढ़ाया था मुझे। तो ये हम्म। यूपीएससी के लिए थी। उनका तो बे एकेडमिक फाउंडेशन। योगदान भी रहा, एंड ऑफ कोर्स मॉरल जी सपोर्ट एंड एवरीथिंग। मॉरल सपोर्ट एंड ही वाज देयर एवरी टाइम आई फेल्ड। मतलब वो एकदम स्ट्रांग पिलर की तरह वो थे मेरे पीछे। तो ऐसा था उनका बैकग्राउंड। तो इस सक्सेस का भी श्रेय जितना आपको जाता है उतना ही परिवार को भी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल मेरे फादर को बहुत ज्यादा इस चीज का श्रेय जाता है। उन्होंने काफी अच्छे से मतलब मैनेज किया जाता है, और हमेशा ये से, आपको मतलब। आगे भी भूलना नहीं है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ। अच्छा, एक ये बताओ निर्देश बेटा कि सबसे बड़ी रोड ब्लॉक आपको क्या लगी अपनी प्रिपरेशन के दौरान? कोई भी सर। हर्डल हो, या हम्म। दे कुड बी सर मेंटल, सोशल, फाइनेंशियल, व्हाटएवर। एग्जैक्टली सर। तो एज सच मुझे कभी ऐसा ये नहीं लगा कि ये एग्जाम मतलब अचीव नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पीयर ग्रुप में लोगों ने किया हुआ था। तो हम्म। जब ऐसा होता है, एक आपने बताई थी वो चीज मुझे याद है, आपके पास रिलेटिव डिप्रीवेशन कब होता है? व्हेन जी। ए हैज एक्स, व्हेन ए नोज हु समवन हु हैज एक्स। तो ऐसा हम्म। करके तो मुझे लगता था कि यार जब ये लोग कर रहे हैं, सेम तैयारी है इसकी भी मेरी भी, तो ये भी कर ही रहा है। और हमें पता रहता था कि यार इनकी भी तैयारी सेम है, मेरी भी सेम है। बस थोड़ा सा वो हम्म। यूपीएससी का एग्जाम ऐसा है कि वो 8 पेपर हो गए, जो वो 7 पेपर और एक इंटरव्यू। तो वो जो मिला के जब वो पूरा बनता है, जब वो अलाइन होंगे तब आएगा लिस्ट हम्म। में नाम। तो उसका ऐसा होता है। यस। तो कभी किसी में ऊपर, कभी किसी में नीचे। तो वो मेरे को ऐसा नहीं लगा कि अचीवेबल नहीं है, तो मेंटल ब्लॉक तो नहीं था। बट हाँ, मेरे लिए प्रिलिम्स एक था ब्लॉक, कि मतलब यार प्री कैसे निकलेगा ये। और उसमें भी प्री का मेरे को उस समय तक तरीका नहीं पता लगा था। तो मैंने 20 वाला दिया था, तो 20 में तो मेरा 2020 वाला, तो उसमें मेरा ऑप्शनल डिसाइडेड नहीं था, बस मैंने दे दिया था। मतलब मैंने सोचा था चलो बैठ के देखते हैं। फिर 20 वाला तो चलो नहीं हुआ, बट नहीं हुआ ठीक हम्म। था, क्योंकि उसमें तो ऑप्शनल ही प्रिपेयर डिसाइड ही नहीं किया था। उसके बाद मैंने कोचिंग ली थी ऑप्शनल की। फिर हम्म। 21 वाला जब प्री नहीं हुआ, तो मैं फिर एकदम अंडर कॉन्फिडेंट हो गया। मैंने कहा तो पहले स्टेज पे ही बाहर हो गया यार, मैं आगे मौका ही नहीं मिला मेरे को। अपनी वही होता है ना कि मेरे को मौका ही नहीं दिया गया कि तुम बताओ कि कितना पढ़े हो। प्री हम्म। तो एलिमिनेटर है, बस एलिमिनेट करके बाहर कर देता है। तो दैट यस। वाज अ मेजर रोड ब्लॉक फॉर, मतलब मेजर एक मेरे को जो टेंशन होता था प्री का। बट देन आई समहाउ फाउंड दैट नैक की, मतलब यार ये थोड़ा सा इस तरह होती हैं चीजें। तो उससे प्री निकला 2 बार, दोनों बार फॉरेस्ट निकला। तो मुझे लगा कि यार तो ये इस तरह होती होंगी, तो वो चीज भी मैनेज हो गई। बाकी सर जो एक ये एक जो ब्लॉक था, वो ये था कि मतलब एक फ्रस्ट्रेशन हो जाती है सर। मतलब जब 4 साल हो गए थे, बिल्कुल। तो
एक थकान आ गई थी कि मतलब क्या कर रहा हूं मैं, एंड ऑल्सो ये जॉब चल रहा था तो मेरा मन नहीं कर रहा है, देन ऑल्सो आई एम डूइंग समथिंग एंड आई कैन नॉट ड्रॉप इट क्योंकि फिर करियर ब्रेक हो जाएगा। सो ये एक था कि मतलब मैं चाहता था कि किसी ना किसी तरह मैं सर्विस में चला जाऊं एंड फिर देखूंगा मैं आगे का। तो यही बस रहता था कि यार कभी बस इम्पेशंस वाली फीलिंग तो रही थी मतलब, बट उसमें फिर कुछ कर नहीं सकते, ये एग्जाम ऐसा है कि पेशेंट अपने आप कर बिल्कुल। ही देता है। सही कह रहे हो। हम्म, निर्देश बेटा, तो ये बताओ कि बट ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, सबसे पहली यस सर, बात है ना। तो डेफिनेटली, सब वसूल हो जाता है, सारी मेहनत, सारी बिल्कुल स्ट्रगल। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये बताओ कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है? सर फेवरेट गाना आजकल तो मैं वो सुन रहा हूँ, सो ये रश्मि रथी का तृतीय सर्ग है, जो एक रैप के फॉर्म में आया है। सुनाओ। तो सर उसमें मतलब वैसे मुझे एग्जैक्टली exactly याद तो नहीं है क्योंकि वो थोड़ा टफ लिरिक्स है। तो उसमें ऐसा है जो लाइन है, जो पोएम्स मुझे, ये सर मेरा जब इंटरव्यू फेल हुआ था मैं, तब उस समय मैंने मतलब इसको अपना वो बना लिया था। उसमें ये था कि विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं। और ऐसे उसमें करके है। फिर उसमें एक बहुत अच्छी लाइन है, ये रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, बहुत अच्छी एक लाइन है कि अ, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रन एक नहीं, अ, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन साधन कुछ है कि बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब मीनिंग ये है कि जो वाटिका और वन, वन इज फॉरेस्ट एंड वाटिका इज बगीचा। तो कहते हैं कि हम्म। वन और वाटिका जो है वो एक नहीं है, मतलब सिमिलरली आराम और रण एक नहीं है। वाटिका में हम्म। आपको मतलब जो वन है, वन में फूल तो मिल जाएंगे आपको, फूल वन में भी मिल जाएंगे, लेकिन जो मजबूत पेड़ हैं, जो एकदम हम्म। शाल के मजबूत पेड़ होते हैं, वो आपको बगीचे में नहीं मिलेंगे। तो वो पोयम मुझे इतनी ज्यादा मोटिवेटिंग लगी थी कि हम्म। मतलब मैं प्री देने गया था, इंटरव्यू फेल किया था, और ये आशुतोष राणा जी ने बोली है ये पोयम, मतलब यूट्यूब पे है 6 मिनट्स का वीडियो। एंड मैं इस वीडियो को एटलीस्ट 100 टाइम्स सुन के ईयरफोन अरे लगा वाह। के सुन, क्योंकि मेंटल स्टेट इतना ज्यादा खराब हो गया था उस समय। जो मेरे को ये पोयम सुन के, एंड आई ऑल्सो कोटेड दिस इन माई एसेज एज वेल, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पास आ गई थी। तो ये मैं सुनता था, ये पोएम्स, ये बहुत ज्यादा मेरे को मोटिवेटिंग लगे। इन्होंने बहुत मतलब उस समय आप ढूंढ रहे होते हो कुछ, और ऐसी लाइंस जो प्रेरणा देती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। तो ये यस। तृतीय सर्ग जो था मुझे बहुत पसंद है रामधारी सिंह दिनकर जी का। चलो, वंडरफुल निर्देश बेटा। वंस जी जी, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना। थैंक यू सो एंड मच सर। आई रियली होप आप जीवन में अच्छा करो। ये भी एक थैंक यू। मेजर माइलस्टोन है, बट ऑफ कोर्स यू आर लिटरली एट द बिगिनिंग ऑफ योर यस सर। करियर। इट इज अ बिग अचीवमेंट, बट यू आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ। सिविल, यस सर। एज अ सिविल सर्वेंट, अब अनदर सेट ऑफ चैलेंजेस आते हैं, यस है ना। सर। अभी तो यस। आप परिवार भी शुरू करोगे, दसों चीजें यस हैं। सर। वो हर चीज जीवन में एक संघर्ष, कहीं ना कुछ होता है। तो उसमें आई यस। रियली होप आप अपना सही माइंडसेट रखो, सही एटीट्यूड रखो, जो आपने इस श्योर। प्रिपरेशन के दौरान भी रखा, है श्योर ना। सर। श्योर सर। और कहीं भी कुछ भी आपको मेरी तरफ से इनपुट चाहिए हो, कभी याद आए तो कॉल श्योर करना, सर। श्योर ठीक सर। है, या व्हाट्सएप पे श्योर। मैसेज करना। ठीक श्योर है। सर। बिल्कुल ऑल बिल्कुल। द बेस्ट है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। थैंक